जब सोवियत पहली बार चांद पर उतरे तो वे बाह्य अंतरिक्ष से एक अत्यंत क्रूर परजीवी एलियन को वापस लाए। पता चला कि अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के बाद अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी यात्रा के दौरान कैप्सूल पर अचानक ऊपर से हिंसक प्रहार हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ कैप्सूल के बाहर चिपक रहा है। अगले ही सेकंड पूरे केबिन का इंस्ट्रूमेंट पैनल अलार्म के साथ ओवरड्राइव में चला गया। अंतरिक्ष यात्री डर के मारे मुड़े और उन्होंने खिड़की के बाहर एक धुंधली काली छाया को धीरे धीरे रेंगते हुए देखा। बाह्य अंतरिक्ष शून्य से सैकड़ों डिग्री नीचे ऑक्सीजन रहित और तीव्र विकिरण का एक चरम वातावरण है। ऐसे वातावरण में किस तरह का प्राणी जीवित रह सकता है? अंतहीन संदेह और भय से भरा कैप्सूल नियंत्रण से बाहर हो गया और विशाल जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से केवल एक ही बच पाया। लेकिन यह जीवित रहना गर्मी से राहत नहीं थी। यह 2020 की सबसे क्रूर रशियन थ्रिलर है, पैरासिटिक एलियन। जिंदा बचे एस्ट्रोनॉट कॉन्स्टा को मिलिट्री ने तुरंत एक सीक्रेट अलग बेस में सील कर दिया। सबके सामने सिर्फ यह दावा किया गया कि कॉन्स्टेंटाइन को एक स्पेस एक्सीडेंट की वजह से भूलने की बीमारी हो गई थी। हालांकि उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था, लेकिन उसे वापसी की यात्रा के दौरान मिले कंकाल के अवशेषों की कोई याद नहीं थी। नहीं रात में आइसोलेशन रूम में अचानक एंठन और काले खून की उल्टी की। उसके गले से धीरे धीरे एक चिपचिपी पतली एलियन ट्यूब निकली। यह जीव रात के कपड़े पहने और इंसानों से निकलने वाले डर के हार्मोन को टेस्ट करते हुए सिर्फ 2 दिनों में उसके जानलेवा घावों को पूरी तरह से ठीक कर पाया, जिससे उसे सुपरह्यूमन फिजिकल काबिलियत मिली। सच्चाई का पता लगाने और कॉन्स्टेंटाइन को उसकी खोई हुई याददाश्त वापस पाने में मदद करने के लिए डॉ टेडिना, एक फोरेंसिक मैकेनिक जिसका लाइसेंस लगभग कैंसिल हो गया था, को मिलिट्री ने सजा से छूट के वादे के साथ जबरदस्ती बेस में भर्ती कर लिया। शुरू में उसे लगा कि यह बस एक रूटीन एमनेसिया ट्रीटमेंट है, लेकिन रात में सर्विलांस सेशन के दौरान उसने एक डरावना सीन देखा जिसे समझना मुश्किल था। मॉन्स्टर पूरी तरह से चिपचिपा था और हवा के संपर्क में आने पर उसका रूप बदल गया। उसके पहले पतले शरीर का सिर और हाथ पैर डरावने हो गए। उसकी स्किन का हर इंच ऐंठ रहा था, जिससे उल्टी जैसी बदबू आ रही थी। उत्सुक होकर टेडिना खुद को कांच के दरवाजे तक जाने से रोक नहीं पाई। उसका असली चेहरा देखने की चाहत में उसे एक ऐसी ठंड लगी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। यह पक्का धरती का कोई जीव नहीं था। उसके सिर पर 8 आंखें थीं, जो देखने में मासूम और प्यारी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक दम घोंटने वाली तेज रोशनी छिपी थी। अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया। जबरदस्त टक्कर से कांच जोर से कांपने लगा। एक मोटी इंसुलेटिंग लेयर के पार भी टेडिना उसके जोरदार हमले को महसूस कर सकती थी। एक अनजान जीव से निकलने वाली दबाव वाली फीलिंग ने उसे इतना डरा दिया कि उसके पैर कमजोर हो गए, जिससे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। झांग जियाओ ने जल्दी से उसे दिलासा दिया और आखिरकार जानबूझकर छिपाई गई सच्चाई बता दी। पता चला कि कुछ समय पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स गलती से इस एलियन जीव को स्पेस से वापस ले आए थे। वापसी के सफर में एलियन ने हमला कर दिया, जिससे 2 एस्ट्रोनॉट्स तुरंत मारे गए। फिर कॉन्स्टेस पर एलियन का हमला हुआ, जिसने कॉन्स्टेस के शरीर को स्पेस सूट और जिंदा रहने के लिए होस्ट की तरह इस्तेमाल किया। हर दिन सुबह 2 बजे एलियन कॉन्स्टेस के शरीर से निकलकर इधर उधर घूमता था। जब वह होस्ट के शरीर में अंदर जाता और बाहर निकलता तो वह कॉन्स्टेस की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। झांग जियाओ ने टेडिना से जोर देकर गुजारिश की कि वह जेनोमोर्फ को कॉन्स्टेंटाइन से अलग करने का कोई तरीका खोजे, ताकि कॉन्स्टेंटाइन को बचाया जा सके और इस एलियन जीव का रहस्य भी सुलझाया जा सके। सच सुनकर टेडिना तुरंत जाने के लिए मुड़ी। जान बचाना उसका फराजा था, लेकिन ऐसे अनजान और डरावने जीव पर रिसर्च करना बहुत खतरनाक था। वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थी। हालांकि कर्नल ने पहले ही उसका बैकग्राउंड पता लगा लिया था। विवादों के बीच भी वह लगातार अपनी बेगुनाही साबित करती रही। कर्नल उसके कट्टरपन की कद्र करता था और उसने उसे खास तौर पर बुलाया था। वह जानता था कि सिर्फ टेडिना ही जेनोमोर्फ का सामना करने की हिम्मत कर सकती है। आखिर में कर्नल ने इमोशनल होकर उसे मनाया और कहा, एस्ट्रोनॉट एक नेशनल हीरो है, हमें उसे बचाना होगा। हमें एक एक्सपर्ट की भी जरूरत है जो हीरो को बचा सके। कर्नल की सच्ची और पक्की आंखों को देखकर और कॉन्स्टेंटाइन के मासूम लेकिन डरावने रूप के बारे में सोचकर टेडिना ने आखिरकार रुकने और कोशिश करने का फैसला किया। रिसर्च और रिकॉर्डिंग के जरिए टेडिना को पता चला कि जेनोमोर्फ और कॉन्स्टेंटाइन के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। अगर जेनोमोर्फ के सामने आने पर उन्होंने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो कॉन्स्टेंटाइन के जरूरी निशान तेजी से खराब हो जाएंगे, जिससे वह मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। इस बीच जेनोमोर्फ ने कॉन्स्टेंटाइन को सुपरह्यूमन रीजेनरेटिव क्षमताएं भी दी, जिससे वह कितनी भी गंभीर चोट क्यों न हो कम समय में ठीक हो जाती थी। दिन में जेनोमोर्फ कॉन्स्टेंटाइन के पेट में लिपटा रहता है, जो पैरासाइटिक हालत में सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। रात में यह एक पैरालाइजिंग टॉक्सिन छोड़ता है, जिससे होस्ट की मसल्स रिलैक्स हो जाती है और वह कोमा में चला जाता है। कुछ घंटों की एक्टिविटी के बाद यह होस्ट के शरीर में वापस चला जाता है। कॉन्स्टेंटाइन जागने पर जेनोमोर्फ के होने से पूरी तरह अनजान होता है और उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, जैसे कि उसकी बेहोशी का समय सिर्फ एक नॉर्मल नींद हो। जेनोमोर्फ के एक्टिविटी का समय फिक्स होता है, आमतौर पर रात के 2:30 और रात के 3:10 के बीच। ज्यादा डेटा पाने के लिए टेडिना ने इस समय से पहले कॉन्स्टेंटाइन की जांच करने के लिए कई रेडिकल तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कॉन्स्टेंटाइन की याददाश्त पूरी तरह से सील लग रही थी, उसे जगाना नामुमकिन था। अगले रात के 2:30 तक जेनोमोर्फ हमेशा की तरह कॉन्स्टेंटाइन के पेट से निकला। इस बार
टेडिना ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। वह जेनोमॉर्फ के पास उसकी आदतों का पता लगाने के लिए एक्टिवली उसके पास गई। वह धीरे से शीशे के पार जेनोमॉर्फ के सामने लेट गई। अचानक कभी खूंखार जेनोमॉर्फ उसकी नकल करने लगा, धीरे धीरे लेट गया। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बजाय थोड़ी उत्सुकता हुई और टेडिना को अपने सामने खड़ी इंसानी औरत के लिए एक अजीब सा लगाव हो गया। जैसे ही टेडिना आगे देखने वाली थी, वह उठी और गलती से अपने पीछे रखे गोलमटोल खिलौने से टकरा गई। इस छोटे से खिलौने ने तुरंत एलियन की गहरी दिलचस्पी जगा दी। टेडिना के मन में एक ख्याल आया, इस एलियन में शायद कुछ समझदारी हो, यह सिर्फ गुस्से से नहीं थी। ज्यादा काम की जानकारी पाने के लिए टेडिना ने करीब से देखने के लिए आइसोलेशन चैम्बर में जाने का फैसला किया। उसने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना, धीरे से आइसोलेशन का दरवाजा खोला और खिलौने को पकड़े हुए सावधानी से अंदर गया। उसने खिलौना जमीन पर रख दिया। एलियन सच में खिलौने की तरफ आकर्षित हुआ। उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह धीरे धीरे तड़पने लगा, अपने चिपचिपे शरीर को खिलौने के चारों ओर लपेट लिया, एक बच्चे की तरह उसके साथ खेलने लगा। एलियन के आराम से गार्ड होने का फायदा उठाते हुए टेडिना ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन एक हादसा हुआ, उसने गलती से जमीन पर पड़े एलियन के स्लाइम पर पैर रख दिया। अचानक हुई इस हरकत से एलियन तुरंत अलर्ट हो गया और उसे खतरा समझ लिया। उसने अचानक हमला किया और टेडिना को जोर से काट लिया। यह देखकर कर्नल ने तुरंत अपनी डिफेंसिव सिकुड़ने की क्षमता एक्टिवेट कर दी। एक तेज रोशनी ने एलियन को चौंका दिया और गार्ड टेगिना को बचाने के लिए दौड़े। कर्नल ने जल्दी से आइसोलेशन का दरवाजा बंद कर दिया। बाद में आइसोलेशन जोन में एलियन को देखकर कर्नल की आंखों में डर नहीं बल्कि लालच दिखा। अगर वे एलियन की रीजेनरेटिव क्षमताओं और शक्तिशाली हमलों के राज खोल पाते और उन्हें अपने सैनिकों पर इस्तेमाल करके एक ऐसी बायो आर्मी बना पाते जिसे कोई हरा न सके, तो उनके पास बेमिसाल रोकने की ताकत होती। उनके लिए वुल्फ वॉरियर के जमाने में रहते हुए यह बहुत कीमती होता। उस शाम कर्नल टेगिना की चोटों का हाल जानने के लिए उससे मिलने गए। खुशकिस्मती से टेगिना को बस मामूली चोटें आईं और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। टेगिना ने अपनी नई खोज के बारे में कर्नल को बताया। इस मुलाकात से उसे पता चला कि कॉन्स्टेंटाइन पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। हो सकता है कि उसने एलियन के साथ एक जैसी चेतना बना ली हो। जिस खिलौने में एलियन की दिलचस्पी थी, वह असल में कॉन्स्टेंटाइन का अपने बेटे के प्रति गिल्ट था। इससे पता चला कि दोनों अब पैरासाइटिक रिश्ते में नहीं थे, बल्कि एक अविभाज्य हिस्सा थे। चिंता की बात यह है कि हाल के सर्विलांस फुटेज से पता चला कि एलियन की रात की एक्टिविटी का समय कुछ मिनट बढ़ रहा था। यह धीरे धीरे कॉन्स्टेंटाइन की यादों को खत्म कर रहा था और धीरे धीरे उसकी चेतना को खा रहा था। अगर वह जल्द ही मर जाता है, तो जेनोमॉर्फ आखिरकार कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से आजाद हो जाएगा, अपने कोकून से बाहर निकलेगा। उस समय वह बेकाबू हो जाएगा और पूरी धरती पर तबाही मचाएगा, जिसके नतीजे सोचे भी नहीं जा सकते। यह सुनकर कर्नल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ताजिना से रिसर्च प्रोसेस को तेज करने का आग्रह किया और ठंडे स्वर में कहा, अगर मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो कॉन्स्टेंटाइन और जेनोमॉर्फ दोनों को खत्म कर दो। हम भविष्य में कोई परेशानी नहीं छोड़ सकते। बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ताजिना रात भर जागता रहा। वह डांस सिटी गया, रोजाना के सर्विलांस फुटेज को बार बार देखता रहा ताकि और सुराग मिल सकें। लेकिन उसे अचानक पता चला कि कुछ सर्विलांस वीडियो को गलत इरादे से एडिट किया गया था, जिसमें जरूरी कंटेंट गायब था। ताजिना ने गुस्से में रिसर्चर से पूछा कि उसने कॉन्स्टेंटाइन को क्या दिया था, जिसे उसके रात के हार्मोन लेवल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था। रिसर्चर ने गोलमोल जवाब दिए और आंख मिलाने से बचता रहा। साफ था कर्नल एक और भी बड़ा राज छिपा रहा था। ताजिना ने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदली। मुझे पता है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। तुम्हें नोबेल प्राइज चाहिए। मेरे बिना तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हर उस चीज का एक्सेस देना होगा जो हमें कर्नल समीराडोव को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज की अपनी चाहत में रिसर्चर ने एक खतरनाक जुआ खेला। वह चुपके से तातिना को बेस के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले गया और उसे कॉन्स्टेंटाइन के फास्टिंग प्रोसेस को देखने के लिए कार में छिपने दिया। शुरू में उसे लगा कि यह बस एक रेगुलर फास्ट है, लेकिन उसने जो देखा वह एक डरावना सीन था। सैनिकों ने एक कैदी को कसकर बांध दिया और उसे जेल के लोहे के पिंजरे में फेंक दिया। पता चला कि हर रात वे कॉन्स्टेंटाइन को नींद की गोलियों की एक बड़ी डोज देते थे, जिससे वह गहरी नींद में सो जाता था और फिर उसके अंदर एलियन पैरासाइट छोड़ देते थे। फिर वे एक सीक्रेट दरवाजा खोलते थे जो इत्तेफाक से कैदियों को रखने वाले बड़े लोहे के पिंजरे से जुड़ा होता था। दूरबीन से टाटिना ने साफ देखा कि एलियन धीरे धीरे कैदी की तरफ रेंग रहा है। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि कैदी के चारों ओर चक्कर लगाया जैसे शिकार के डर का मजा ले रही हो। जब कैदी कांपने लगा और लगातार चिल्लाने लगा, टेडिना ने साफ देखा कि एलियन धीरे धीरे कैदी की तरफ रेंग रहा था। तुरंत हमला करने के बजाय उसने कैदी के चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसा लगा जैसे उसे शिकार के डर का मजा आ रहा हो। जब कैदी कांपने और लगातार चिल्लाने लगी, तभी एलियन ने उस पर हमला किया, उसका सिर काट लिया और लालच से उसे चूस लिया। पता चला कि एलियन सिर्फ मारने के लिए नहीं मार रहा था, उसका असली खाना डर के पलों में दिमाग से निकलने वाला कोर्टिसोल था। रिसर्चर ने टेडिना को बताया कि सैकड़ों कैदी पहले ही उसका खाना बन चुके थे। उन्होंने दूसरे जानवरों का इस्तेमाल करके भी देखा था, लेकिन उनका असर इंसानी दिमाग के मुकाबले बहुत कम था। सिर्फ इसी तरह कॉन्स्टेंटाइन की जिंदगी बढ़ाई जा सकती थी और एलियन की हालत स्थिर रखी जा सकती थी। यह बेरहम मंजर देखकर टेडिना को गहरा सदमा लगा।
वह यह मान नहीं पा रही थी कि एलियन पर रिसर्च करने और कॉन्स्टेंटाइन को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों की जान देनी पड़ रही है। अगली सुबह टेडिना ने कॉन्स्टेंटाइन को ढूंढने के बहाने जॉगिंग की और चुपके से उसे पिछली रात हुई सारी बातें बता दी। कॉन्स्टेंटाइन ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दोनों उस रात चुपके से मिलने के लिए तैयार हो गए। उस शाम डॉक्टर ने हमेशा की तरह कॉन्स्टेंटाइन को नींद की गोलियां दी। गार्ड के जाने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने ध्यान न देने का फायदा उठाते हुए जो गोलियां उसने अभी अभी निगली थीं, उन्हें उगल दिया, जल्दी से उन्हें चम्मच से पीसकर पाउडर बना दिया और चुपके से पानी के गिलास में डाल दिया। आखिर में उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी रखवाली कर रही महिला स्टाफ को वार्ड में फुसलाया। जब महिला गार्ड पानी पीकर बेहोश थी तो कॉन्स्टेंटाइन ने टेलीविजन का पिछला कवर हटाया और एक मैग्नेट निकाला। उसका इरादा मैग्नेट का इस्तेमाल सर्विलांस सिग्नल में रुकावट डालने के लिए करना था। जल्द ही मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार लोगों ने असामान्य सिग्नल देखा और जांच करने के लिए दौड़े। कॉन्स्टेंटाइन ने इस मौके का इस्तेमाल तातिना को ढूंढने के लिए किया, जो आ गई थी, और फिर चुपचाप उसे एक अकेले कमरे में ले गया। तभी तातिना को एहसास हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन को सब कुछ पता था। उसने दूसरों को धोखा देने के लिए सिर्फ अनजान होने का नाटक किया था। उसका जेनोमोर्फ के साथ एक खास कनेक्शन था, एक तरह का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। जेनोमोर्फ ने जो देखा और महसूस किया, उसका ध्यान उसी पर था। वह लगातार रिसर्च इंस्टीट्यूट से जल्द भागने की साजिश रच रही थी। उसने टाटिना से गुजारिश की कि वह इसे 2 और हफ्तों तक राज रखे। अगर कर्नल की रिसर्च में कोई कामयाबी नहीं मिली तो बड़े अधिकारी एक रिव्यू कमेटी भेजेंगे, तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर्दे के पीछे टाटिना ने कर्नल का सामना किया और उसे सीधे जेनोमोर्फ को जिंदा लोग खिलाने की उसकी बेरहमी के बारे में पूछा। कर्नल का जवाब बहुत ही असली था। इस जंग वाले जमाने में सिर्फ उन्हीं लोगों को शांति की बात करने का हक है जिनके पास काफी ताकतवर हथियार है। इस जेनोमोर्फ की खुद को ठीक करने की काबिलियत डरावनी है। थोड़ी सी सेहत होने पर भी यह जल्दी से पूरी ताकत से ठीक हो सकता है। इसकी चलने की रफ्तार और हमला करने की ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा है और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की ताकत है, जो इसे एक जबरदस्त ताकत बनाती है। इस पैरासिटिक जेनोमॉर्फ की डरावनी बात यह है कि यह किसी होस्ट से जुड़कर लगातार इवॉल्व होता रहता है, जिससे यह आम जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब तक हम जेनोमॉर्फ की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बायोलॉजिकल हथियार में बदल सकते हैं, तब तक हमारे पास हर चीज को डराने का कॉन्फिडेंस रहेगा। कर्नल का लहजा बदल गया, जो नफरत और बेरहमी से भरा था। मैंने जो किया है उसकी तुलना में वे घिनौने क्रिमिनल जो 10 साल की लड़कियों के साथ भी रेप करने की हिम्मत करते हैं, असली डेविल है। वे बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स के लायक नहीं है। उन्हें जेनोमॉर्फ को खिलाना उन्हें पहले ही आसानी से छोड़ देना है। यह सुनकर टाटिना अपनी बात पर अड़ी रही। कर्नल द्वारा धमकी दिए जाने पर भी उसने क्रिमिनल्स के अधिकारों का डटकर बचाव किया। उसकी नजर में जुर्म कितना भी घिनौना क्यों न हो, किसी को भी एलियंस का खाना नहीं बनना चाहिए। कर्नल का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वह चुप हो गया। फिर भी वह इस खास रिसर्चर को नहीं खो सकता था। टेडिना की चिंता दूर करने और उसे अपनी मर्जी से सेवा करने के लिए मनाने के लिए कर्नल उसे बस उस जगह ले गया जहां एलियंस खाना खा रहे थे। वह चाहता था कि वह खुद खाना खिलाने की क्रूरता का अनुभव करे। जानबूझकर उसकी हमदर्दी जगाई और उसे एलियन से बात करने का कोई तरीका खोजने पर मजबूर किया। आखिर यह पैरासिटिक एलियन बहुत ताकतवर था। सिर्फ टेडिना ही उसे थोड़ा रिएक्शन करवा सकती थी। कर्नल ने उसे सिर्फ इसीलिए अपने पास रखा था, इस जीव को जल्दी से कंट्रोल करने के लिए, जो लड़ाई का रुख बदलने में काबिल था। जैसे ही एलियन धीरे धीरे क्रिमिनल की तरफ रेंगने लगा, टेडिना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने गार्ड्स की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए मौके पर ही इस बेरहम काम का जोरदार विरोध किया और तेजी से लोहे के पिंजरे में घुस गई और कांपते हुए क्रिमिनल के सामने मजबूती से खड़ी हो गई। उस पल वह एलियन की थोड़ी सी दया और कॉन्स्टेंटाइन की इंसानियत पर दाव लगा रही थी, जिसे कोई खा नहीं पाया था। टेडिना को देखते ही एलियन तुरंत रुक गया, अपना चिपचिपा शरीर सीधा किया और उस पर पागलों की तरह दहाड़ा। उसके नुकीले नुकीले दांत बाहर निकले। उसका जानलेवा ऑरा तुरंत अपने पीक पर पहुंच गया, मानो वह उसे किसी भी पल चीर डालेगा। इस मुश्किल पल में टेडिना को एक पल की प्रेरणा मिली और उसने कॉन्स्टेंटाइन की बचपन की पसंदीदा कविता गाई। उसने क्रूरता में छिपी गर्मी का मजा लिया, जिससे कॉन्स्टेंटाइन के दिल में गहरी इंसानियत जाग गई और उस पर पैरासाइटाइज करने वाले एलियन की थोड़ी सी दया भी जाग गई। कौन सोच सकता था कि सच में कोई चमत्कार होगा। एलियन की दहाड़ धीरे धीरे कमजोर हो गई। उसका पहले से टेंशन में शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और वह अपनी जगह पर रुक गया। उसकी आंखों का गुस्सा कम हो गया, यहाँ तक कि उसने अपना सिर भी थोड़ा नीचे कर लिया। इस सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। इससे टेडिना को उम्मीद की एक किरण मिली और हम दर्शकों ने भी अपनी सांसें रोक लीं। क्या पागलपन से भरा यह पैरासिटिक एलियन सच में गर्मी से जाग सकता है? लेकिन यह उम्मीद कुछ ही सेकंड तक टिकी रही। एक डरा हुआ क्रिमिनल इस अफरातफरी में भागने की कोशिश कर रहा था। आयरन ड्रैगन से टकराकर शोर मचा रहा था। इस शोर ने तुरंत एलियन की अलार्म नर्व्स को एक्टिव कर दिया और उसका गुस्सा भड़क गया। अगले ही सेकंड एलियन बिजली की तरह क्रिमिनल पर टूट पड़ा और एक ही बार में उसका सिर काट दिया। सीन इतना भयानक था कि दम घुट रहा था। देखने में बहुत दर्द हो रहा था। यह बहुत खूनी सीन देखकर टेडिना की दिमागी हालत पूरी तरह से टूट गई। वह बेकाबू होकर कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, फिर भी वह बिना किसी एक्सप्रेशन और बिना हिले डुले रही। उसने उसे बेरुखी से सलाह भी दी कि वह अपने मतभेद भुलाकर जल्द से जल्द एलियन को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढने के लिए मिलकर काम करे। सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहने से एलियन कभी भी कॉन्स्टेंटाइन से अलग नहीं होगा। मिलिट्री का मकसद कभी भी कॉन्स्टेंटाइन को बचाना नहीं था, बल्कि इस पैरासिटिक एलियन से छुटकारा पाना था।
जेनोमॉर्फ को सबसे खतरनाक हथियार में अलग करने की काबिलियत बेकार है। जो मायने रखता है वह है उसे कंट्रोल करना और उसकी ताकत पर कब्जा करना। भले ही कॉन्स्टेंटाइन राख में मिल जाए, जेनोमॉर्फ को जिंदा रहना होगा। लेकिन टेडिना ने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। उसने इस नरक जैसी रिसर्च फैसिलिटी से बचने के लिए चुपके से बेस पर एक ईमानदार रिसर्चर के साथ मिलकर काम किया। ढिलाई के एक पल का फायदा उठाकर उन्होंने अचानक हमला किया, जिससे गार्ड बेहोश हो गया। फिर उन्होंने जल्दी से कॉन्स्टेंटाइन को ढूंढा और उसे अपने साथ भागने के लिए मना लिया। कॉन्स्टेंटाइन के साथ अपनी बातचीत में टेडिना को पता चला कि वह एक बेरहम होस्ट नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन दर्द और खुद को दोष देने में जी रहा था, अपने अंदर के राक्षस को कंट्रोल करने में असमर्थ था, फिर भी अपनी हत्याओं के लिए बहुत पछता रहा था। टेडिना ने कॉन्स्टेंटाइन को रिसर्च सेंटर से भागने में मदद करने और मॉन्स्टर को अलग करने का सही तरीका खोजने के लिए मॉस्को जाने का फैसला किया। हालांकि रिसर्चर उनके साथ भाग नहीं पाया। इसके बजाय वह अंदर छिप गया और कमेटी को बताया, जिससे कर्नल के कैदियों को कोरोना वायरस खिलाने की सच्चाई पता चली। उसकी हरकतों का पता एक सैनिक को चला, जिसने तुरंत कर्नल को बताया। कर्नल गुस्से में आ गया और उसने रिसर्चर को वहीं मारने का ऑर्डर दिया। फिर बड़ी संख्या में सैनिकों ने टेडिना और कॉन्स्टेंटाइन को घेर लिया। जब वे भागने वाले थे, गोलियों की बौछार होने लगी। दोनों ने तेजी से रिएक्ट किया, जल्दी से कवर ढूंढा। हालांकि टेडिना को फिर भी गोली लगी। सैनिकों को पास आते देख टेडिना ने कॉन्स्टेंटाइन पर हार्मोन सीरम फेंक दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्स्टेंटाइन ने पूरी शीशी अपने अंदर इंजेक्ट कर ली। वह जेनोमॉर्फ को बाहर निकालना चाहता था, उसकी पावर का इस्तेमाल करके खूनी रास्ता बनाना चाहता था। एक पल में उसकी नजर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसके अंदर छिपा जेनोमॉर्फ जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। गुस्से में जेनोमॉर्फ दहाड़ा और आसपास के सैनिकों पर तेजी से हमला कर दिया। धरती पर आने के बाद यह पहली बार था जब जेनोमॉर्फ ने अपना पूरा वशीपन दिखाया था। उसका अभेद्य शरीर और बिजली की तरह तेज चाल उसे इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। इंसानों को जितना ज्यादा डर लगता, वह उतना ही मजबूत होता जाता। अच्छी तरह से तैयार सैनिक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे, वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जेनोमॉर्फ को सैनिकों को मारते देख टेडिना बेहोश कॉन्स्टेंटाइन को घसीटते हुए जल्दी से एक कार में चढ़े और बे से बाहर निकल गए। गेट पर खड़े सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी गेट से टकराकर रिसर्च फैसिलिटी से निकल गई। बेस अब लाशों से अटा पड़ा था। कर्नल इस तबाही से डरने के बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने एलियन को अंधा करने के लिए उस पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। एलियन तुरंत झपटा, लेकिन कर्नल, जो अनगिनत लड़ाइयों के अनुभवी थे, ने उसे पास आने का कोई मौका नहीं दिया। आखिर में सैकड़ों पाउंड गोला बारूद झेलने के बाद एलियन ने अपना हमला रोक दिया। बेपरवाह कर्नल को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एलियन के हाथों अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। जैसे ही कर्नल ने फायरिंग जारी रखी, दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन को भी तेज रिएक्शन हुआ। उसने बहुत सारा खून उगला। टाटिना को तुरंत एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। कॉन्स्टेंटाइन और एलियन कभी भी असल में जुड़े नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। अगर एक मर जाता तो दूसरा भी खत्म हो जाता। टाटिना डरी हुई तुरंत कॉन्स्टेंटाइन को गाड़ी से बाहर खींच लाई और पीछा करने वालों का इंतजार करने लगी। अगर एलियन जल्दी से कॉन्स्टेंटाइन से नहीं मिलता तो कॉन्स्टेंटाइन पक्का मर जाता। थोड़ी देर बाद कर्नल और उसके बचे हुए आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कॉन्स्टेंटाइन को जमीन पर पड़ा मुश्किल से जिंदा देखकर कर्नल ने तुरंत अपने आदमियों को जेनोमॉर्फ को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, जिसमें अभी भी सांस बची थी, और उसे कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में वापस भेजकर उसमें मिल जाने का। कॉन्स्टेंटाइन जेनोमॉर्फ की ताकत पर पूरी तरह काबू पाने से पहले नहीं मर सकता था। जहां तक टाटिना की बात है, कर्नल का सब्र बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उसका मानना था कि टाटिना उन खतरनाक अपराधियों को बचाना चाहता था, इसलिए जेनोमॉर्फ काबू से बाहर हो गया और उसने सभी सैनिकों को मार डाला। कर्नल इतना गुस्से में था कि वह टाटिना को वही मार डालना चाहता था। कॉन्स्टेंटाइन अब अपना गुस्सा दबा नहीं पा रहा था। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी और जबरदस्ती जेनोमॉर्फ के साथ होश में आने का कनेक्शन बनाया। जेनोमॉर्फ, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने तुरंत अपनी लड़ने की ताकत वापस पा ली। पलक झपकते ही उसने कई सैनिकों को मार डाला और कर्नल भी बच नहीं सका। मुश्किल खत्म हो गई थी, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया था। उसके वाइटल साइन तेजी से कमजोर हो गए। कमजोर जेनोमॉर्फ अपनी बंदूक तानकर टाटिना की ओर रेंगता हुआ गया, उसके पीछे रुका, उसकी खुशबू सूंघी और फिर धीरे धीरे कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में वापस सिमट गया। कॉन्स्टेंटाइन की हालत जल्दी ठीक हो गई और उसकी स्किन फिर से चिकनी और गुलाबी हो गई। टाटिना ने कॉन्स्टेंस को उम्मीद से देखा। उसे पक्का यकीन था कि जब तक वे साथ मिलकर काम करेंगे, वे जेनोमॉर्फ को अलग करने और शांति से जिंदगी जीने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कॉन्स्टेंस जानती थी कि यह सिम्बायोटिक रिश्ता बहुत गहरा था और इसे सच में अलग नहीं किया जा सकता था। जेनोमॉर्फ का गुस्सा और बढ़ता जाएगा और देर सवेर वह उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, जिससे और ज्यादा मौतें होंगी। यह सब खत्म करने के लिए, टाटिना और अपने बेटे को बचाने के लिए, कॉन्स्टेंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक उठाई और अपनी जान दे दी। सबसे पक्के तरीके से उसने खुद को बचाया और बाहरी स्पेस से आए पैरासाइट मॉन्स्टर को पूरी तरह से दफना दिया। जैसे ही सेंसर आए, टाटिना की नजर आंसुओं से धुंधली हो गई। वह जानती थी कि कॉन्स्टेंस न सिर्फ खुद को बचा रहा है, बल्कि मॉन्स्टर को लड़ाई का हथियार बनने से भी रोक रहा है।